बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एपिसोड 5। किला तिकरीत से बेदखल होकर नजमुद्दीन अय्यूब अपने ख़ानदान के साथ सीधा मौसल पहुंचा। मौसल का हुक्मरान इमादुद्दीन जंगी था, वही इमादुद्दीन जंगी जिसे नजमुद्दीन ने किला तिकरीत में पनाह दी थी, और इमादुद्दीन जंगी को पनाह देने की पादाश में नजमुद्दीन को तिकरीत से बेदखल किया गया था। वाली मौसल इमादुद्दीन जंगी ने अपने मोहसिन को हाथों हाथ लिया, और जब उसे मालूम हुआ कि बगदाद के शहना बहरोज ने नजमुद्दीन को किला तकरीत से इसलिए बेदखल किया कि उसने इमादुद्दीन को पनाह दी है, तो वो और ज़्यादा मुतासिर हुआ। इमादुद्दीन जंगी ने दोनों भाइयों यानी नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शीरको को अपने दरबारी अमीरों में शामिल कर लिया। फिर जब इमादुद्दीन जंगी ने बालबक का किला फतह किया तो नजमुद्दीन को वहाँ का गवर्नर बना दिया, और शीरको तरक्की करते करते इमादुद्दीन के दरबार का अमीरुल उमरा हो गया। दोनों भाई बड़ी वफादारी और जानदारी से अमीर मौसल की खिदमत करते रहे, यहाँ तक कि इमादुद्दीन जंगी को सोते में उसके गुलामों ने कत्ल कर दिया। इमादुद्दीन जंगी की शहादत के बाद उसका बड़ा बेटा मौसल का अमीर हुआ, और छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी ने हल्ब पर कब्जा करके अपनी इमारत का ऐलान कर दिया। नूरुद्दीन जंगी बड़ा बहादुर और ज़हीन था। वो तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा मुजाहिद था। उसने अपनी ताकत बढ़ाई और दमिश्क पर कब्जा करके सुल्तान दमिश्क बन गया। उसने शीरको को अमीरुल उमरा के ओहदे पर बरकरार रखा और नजमुद्दीन अय्यूब को गवर्नर बना दिया। मगर तकरीत के किले में आखिरी शब पैदा होने वाला बच्चा, जिसका नाम सलाहुद्दीन रखा गया था, वो 15 साल की उम्र तक बिल्कुल गुमनाम रहा। उसे घर में या फिर जामे दमिश्क में दर्स सुनते हुए देखा जा सकता था। सलाहुद्दीन का बाप नजमुद्दीन बेटे की तरफ से बहुत फिक्रमंद था, और फिर वो वक्त आया कि उसके महल की एक कनीज़ादी ने उसकी पेशानी पर एक ऐसे सितारे की चमक देखी कि वो फौरन चीख उठी कि ये तो मुस्तकबिल का सुल्तान है। उस गैर मुतवाजिन दिमाग की लड़की का नाम ज़रियाफ़ था, जिसने सलाहुद्दीन के सुल्तान होने की पेशगोई की थी। ज़रियाफ़त अपनी माँ के साथ जा रही थी कि सामने से अमीरज़ादा सलाहुद्दीन आता दिखाई पड़ा, और ज़रियाफ़त चीख पड़ी, सुल्तान आ रहा है। ज़रियाफ़त के मुंह से इतना ही निकला था कि उसकी माँ ने चोटी पकड़ के उसे कमरे के अंदर खींच लिया। ज़रियाफ़त की माँ उसकी पेशीन गोइयों से आजिज़ थी। उसने कई बार बेटी को समझाया, ज़रियाफ़त ज़बान रोक कर बात किया कर, महल का मामला है, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर अम्मा, मैं हमेशा सच बात कहती हूँ, ज़रियाफ़त ने बड़े एतमाद से जवाब दिया था। फिर मैं जो कुछ कहती हूँ वो मैं खुद तो नहीं कहती, मुझसे फरिश्ते कहलवाते हैं। बस चुप रह, बड़ी आई नजूमी बन के। माँ झल्ला उठी थी। फरिश्ते तेरे बाप के नौकर हैं जो तुझे बताने चले आते हैं, उन्हें और कोई काम तो है ही नहीं। ज़रियाफ़त ने मुंह बिसोरते हुए कहा था, अम्मा, क्या मैंने बालबक के बारे में नहीं कहा था कि ये किला अमीर नजमुद्दीन अय्यूब के हाथ से निकल जाएगा, मगर अमीर का रुतबा बुलंद होगा। ज़रियाफ़त ने कुछ गलत नहीं कहा था। बालबक का इलाका सल्तनत दमिश्क के वज़ीर आज़म अंज मोइनुद्दीन की जागीर था। जब अमीर इमादुद्दीन जंगी ने दमिश्क पर हमले का इरादा किया तो वज़ीर आज़म अंज ने ऐसी ज़बरदस्त चाल चली कि जंगी को दमिश्क पर हमला मुलतवी करना पड़ा, मगर वो खाली हाथ वापस नहीं जाया करता था। दमिश्क से पलटकर उसने बालबक को घेर लिया, और मोइनुद्दीन अंज की मदद आने से पहले ही उसने बालबक पर कब्जा कर लिया। फिर जब इमादुद्दीन जंगी को शहीद कर दिया गया तो मोइनुद्दीन को अपनी जागीर वापस लेने का ख्याल आया। मरहूम अमीर ने यह इलाका शीरको के बड़े भाई नजमुद्दीन अय्यूब के सपुर्द कर दिया था, जो दमिश्क से सिर्फ 35 मील दूर होने के बावजूद उसका इंतज़ाम बड़ी खूबी से करता चला आ रहा था। बाद में बालबक के साबिक मालिक मोइनुद्दीन ने बालबक लेने का इरादा किया। उस वक्त मरहूम अमीर के बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी ने मौसल में अपनी इमारत का ऐलान कर दिया था, और दूसरे बेटे नूरुद्दीन जंगी ने हल्ब में एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर ली थी। अब बालबक का गवर्नर किससे मदद तलब करता, जबकि दोनों भाई अपनी नई सल्तनत को मजबूत करने में लगे हुए थे। नजमुद्दीन अय्यूब ने यही बेहतर ख्याल किया कि दमिश्क के वज़ीर आज़म का हक तस्लीम करते हुए बालबक उसके हवाले कर दे। उसने ऐसा ही किया, और उसके सिले में नजमुद्दीन अय्यूब को दमिश्क के करीब एक जागीर मिली। दारुल सल्तनत में एक शायान शान हवेली अता हुई, और उसे दमिश्क के लश्कर में एक बड़ा ओहदा भी दिया गया।
बालबक नजमुद्दीन अय्यूब के हाथ से निकल गया, मगर उससे ज्यादा मिल गया। जरियाफ्त की बात सच्ची साबित हुई। बालबक के नाम पर जरियाफ्त की माँ खामोश हो जाती थी, उसे कोई जवाब ना सोचता था। 9 साल की बच्ची की जुबान से ऐसी सच बात निकली कि वो 16 आने सच हो गई। वो जरियाफ्त को मानती वो थी, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि जरियाफ्त मौका बा मौका बोलती रहे। भला उस वक्त उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसके आका नजमुद्दीन का बेटा सलाहुद्दीन अभी 16-17 साल का नौजवान था। उसे देखकर जरियाफ्त का ये कहना कि सुल्तान आ रहा है किस कदर गैर जिम्मेदाराना और बेतुकी बात थी। और ऐसे वक्त में जब जंगी खानदान के बड़े शहजादे सैफुद्दीन गाजी ने मौसल पर कब्जा कर लिया था और दूसरा भाई नूरुद्दीन जंगी हल्ब का सुल्तान बन बैठा था। सलाहुद्दीन के मुतालिक इस किस्म का तसव्वुर ही हिमाकत अंगेज था। उसकी माँ ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, देख जरियाफ्त, तेरी एक बात सच्ची हो गई, इसका यह मतलब तो नहीं कि तू जो कुछ कहेगी उससे मैं मान लूंगी। ये बात फिर जुबान से ना निकालियो, वरना सुल्तान तक पहुंच जाएगी और तेरे साथ हम भी सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे। जरियाफ्त कुछ जवाब देने वाली थी कि किलादारनी यानी सलाहुद्दीन की वालिदा, जिनका ये नाम शोहर के किला बालबक के किलादार होने की वजह से पड़ गया था, वो इत्तेफाकिया उस राहदारी से गुजरी जिसके मुत्तसिल कमरे में जरियाफ्त और उसकी माँ की रिहाइश थी। किलेदारनी जरियाफ्त को अच्छी तरह जानती थी, बल्कि जब उन्हें बालबक के बारे में जरियाफ्त की पेशीन गोई मालूम हुई थी तो उन्होंने जरियाफ्त को इनाम भी दिया था। क्या बात है? किलेदारनी ने मुस्कुराकर जरियाफ्त की माँ को देखा। जरियाफ्त की माँ किलेदारनी को आता देखकर संभल कर खड़ी हो गई थी, लेकिन माँ बेटी दोनों के चेहरे बिगड़े हुए थे, जिसे देख के ही किलेदारनी ने सवाल किया था, कुछ भी तो नहीं किलादारनी बेगम? जरियाफ्त का आज फिर दिमाग खराब हुआ है। कुछ भी तो नहीं और जरियाफ्त का दिमाग खराब हुआ है, इन दो बातों में से कौन सी बात ठीक है? किलादारनी ने दिलचस्पी से पूछा। उनका लहजा खुशगवार और नरम था। जरियाफ्त की माँ समझ गई कि किलादारनी अब पूछे बगैर ना जाएंगी और अगर उसने ज्यादा टालने की कोशिश की तो जरियाफ्त खुद ही पट से बोल उठेगी। बेटी को घूरते हुए बोली, नजूमन को गैब की बातें बताने का आज फिर दौरा पड़ा है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। किलादारनी दोनों को अपने कमरे में ले आई। हाँ, अब बताओ जरियाफ्त को कैसा दौरा पड़ा है? बेगम जी, जरियाफ्त की माँ उंगलियां चटखाते हुए बोली, बात बस इतनी सी थी कि जरियाफ्त कमरे से निकल रही थी और अमीर ज़ादे सलाहुद्दीन सामने से आ रहे थे। माँ ने रुककर जरियाफ्त को तेज नजरों से घूरा। फिर क्या कहा इसने? किलादारनी किसी और गलत फहमी में मुब्तला हो गई। उनकी तेवरियां चढ़ गईं। कहती क्या मालकिन, मैंने कहने का मौका ही कब दिया? माँ अब तक जरियाफ्त को घूरे जा रही थी। कुछ तो कहा होगा, जल्दी बता। किलादारनी ने बड़ी पुररौब आवाज में कहा। शायद उन्हें गुस्सा आ गया था। खानम जी, खुदा झूठ ना बुलवाए, बस जैसे ही इसने अमीर ज़ादे को देखा तो तड़ से बोली, सुल्तान आ रहा है। देखिए ना जी, ये कितनी बुरी बात है। अगर आलिजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को खबर मिल जाए कि दमिश्क में उसके सिवा कोई और भी सुल्तान है तो फिर कैसा बुरा हो। इन सुल्तानों का अता पता नहीं होता, किस घड़ी क्या बात बुरी लग जाए। जरियाफ्त की माँ अपनी रो में कहती चली जा रही थी और किलादारनी को अपने शोहर नजमुद्दीन अय्यूब और बेटे सलाहुद्दीन की जिंदगी का एक एक वाकया नजरों में घूमता दिखाई दे रहा था। उसे वो रात अच्छी तरह याद थी जब सलाहुद्दीन पैदा हुआ था। उस रात को उसके खानदान को तकरीत का किला हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। अहले खानदान और लोंडी गुलामों तक ने कैसी कैसी बातें बनाई थी। खुद उसका शोहर नजमुद्दीन अय्यूब कह उठा था कि इस बच्चे की पैदाइश कैसी मनहूस है, लेकिन यह सलाहुद्दीन की नहूसत थी या खुशबख्ती कि तकरीत का किला छूटा तो उसे बालबक की किलादारी अता हुई। फिर बालबक निकला तो दमिश्क की गवर्नरी मिली। दमिश्क की गवर्नरी भी एक हादसे से कम ना था। मोइनुद्दीन अंस के इंतकाल के बाद हल्ब के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दमिश्क की तरफ लश्कर रवाना किया। उस वक्त दमिश्क का सिपह सलार नजमुद्दीन अय्यूब ही था और हल्ब से दमिश्क पर कब्जा करने के लिए जाने वाली फौज की कमान नजमुद्दीन अय्यूब के छोटे भाई असदुद्दीन शिरको के हाथ में थी। हल्ब का सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद भी उस लश्कर के साथ था, मगर उसने फौज का सिपह सालार शिरको को मुकर्रर किया था। बस जब लश्कर ने दमिश्क का मुहासरा किया तो गोया एक भाई किले के अंदर और एक बाहर था। दोनों तरफ के लश्करी भी परेशान थे कि देखिए किसकी फतह और किसकी शिकस्त होती है। मगर फतह और शिकस्त तो उस वक्त होती है जब जंग हो। दोनों भाइयों में जंग की नौबत ही ना आई।
दरअसल दमिश्क में और मोसल में कोई झगड़ा ना था, बल्कि असल झगड़ा दमिश्क के मोइनुद्दीन अंज और मोसल के अमीर इमादुद्दीन जंगी में था। इमादुद्दीन को कत्ल कर दिया गया था और मोइनुद्दीन अंज अपनी मौत मर चुका था। अब रहा दमिश्क का शाही खानदान बोरी और तातगीन का पोता अबक, तो वो पहले भी बराए नाम हुक्मरान था और अब तो उसका हमेशा के लिए खात्मा हो रहा था। दमिश्क का 6 दिन मुहासरा रहा। 7वें दिन दमिश्क के सिपह सलार नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने अरबी अमीर इमादुद्दीन जंगी के बेटे नूरुद्दीन जंगी से इजहार वफादारी करते हुए किले के दरवाजे खोल दिए और इस तरह दमिश्क पर जंगी खानदान का बगैर एक नक्सीर फूटे कब्जा हो गया। ये वही दमिश्क था जिसकी फतह का ख्वाब इमादुद्दीन जंगी उम्र भर देखता रहा, मगर ये ख्वाब ही रहा। सच है, मौला की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। दमिश्क की फतह नूरुद्दीन जंगी के अहद में लिखी गई थी। दमिश्क फतह हुआ तो नूरुद्दीन जंगी ने हल्ब से नाता तोड़ के दमिश्क को दारुल सल्तनत बनाया। दमिश्क की गवर्नरी नजमुद्दीन को मिली और दमिश्क और अतराफ के पूरे इलाके की सूबेदारी उसके छोटे भाई असदुद्दीन शिरको के हवाले हुई। शिरको को हल्ब का इलाका भी जागीर के तौर पर दिया गया। सलाहुद्दीन की वालिदा के जहन पर माजी का एक एक वाकया नक्श था। उन्हें जरियाफ्त की पेशीन गोई सुन के कोई ताज्जुब ना हुआ, ना तो उन्होंने जरियाफ्त की माँ की तरह इस बात के आम होने से किसी तरह का खतरा महसूस किया और ना किसी किस्म की खुशी का इजहार किया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने ही में नजर आ जाते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन ने पैदाइश के दिन से उस वक्त तक कोई ऐसी गैर मामूली बात ना की थी जिससे यह जाहिर होता कि वो आइंदा सुल्तान की हैसियत से उभर सकता है। जरियाफ्त जो कहती है कहने दो, उसके कहने से तकदीरें नहीं बदल जाएंगी। किलादारनी ने सर झटकते हुए कहा, सलाहुद्दीन को अल्लाह ने क्या नहीं दिया। बाप दमिश्क का गवर्नर, चचा सूबेदार, शाही खानदान के तमाम शहजादे उसे दोस्त बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो है कि कमरे में बंद हर दम किताबों से लड़ता रहता है। यही शिकवा मुझे भी है उससे। ये कहते हुए सलाहुद्दीन के वालिद मोहतरम नजमुद्दीन अय्यूब गवर्नर दमिश्क भी उस गुफ्तगू में शामिल हो गए। नजमुद्दीन ने मरहूम अमीर इमादुद्दीन जंगी का तकरीबन पूरा जमाना देखा था। अमीर जंगी कहने को तो हल्ब का अमीर था, लेकिन उसका दरबार, महल्लात और अमीर जादों के ठाट बाट, चाल ढाल और रोबो दबदबा में बिल्कुल शाहों और शहंशाहों जैसे थे। और उसी वजह से अमीर नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे सलाहुद्दीन अय्यूब में भी शाहाना रोबो दबदबा देखने का ख्वाह था। लेकिन सलाहुद्दीन के माथे पर अरूज का सितारा ना तो बचपन में चमका था और ना अब उनफुआने शबाब में किसी सितारे का निशान मालूम होता था। किलादारनी, जो अब गवर्नर की बेगम और सल्तनत के उमरा की बेगमात में खातून अव्वल थी, वो बेगम अपने शोहर के बरक्स काने तबीयत की मालिक थी और कनात पसंद लोग हमेशा मुस्तकबिल से पुरउमीद रहते हैं। शोहर की बात उन्हें कुछ अच्छी ना मालूम हुई और नजमुद्दीन भी उनके कमरे में दाखिल ही हुए थे कि तड़प कर बोली, खैर मुझे अपने बेटे से कोई शिकवा नहीं, अभी उसकी उम्र ही क्या है। शाही और सुल्तानी अल्लाह की देन है, वो जब देने पर आएगा तो सलाहुद्दीन में भी वो तमाम खूबियां एकदम पैदा कर देगा जिसकी उसे ज़रूरत होगी। ये तो कोई बात ना हुई। नजमुद्दीन अय्यूब भी शायद कुछ चिड़े हुए थे। बालबक से दमिश्क तक सलाहुद्दीन के सर से कितनी बहारें गुजरी और कितने पतझड़ के मौसम उसके नज़रों के सामने से खाक उड़ाते चले गए, लेकिन ना बहार ने कोई फूल उसके दामन में टांका और ना खिज़ां रसीदा कोई कांटा उसके पैर में चुभा। वो पत्थर की मूरत है, बस रहने भी दीजिए। चांद पर खाक नहीं डाली जा सकती। माँ ने बेटे की तरफदारी की। सच पूछिए तो मुझे तमाम बच्चों में सलाहुद्दीन के चेहरे पर बुजुर्गी के ज़्यादा आसार दिखाई देते हैं। कुरानी तालीम, सर्फ और नहव, दीनियात, खिताबत और शायरी का मलका उसने बालबक ही में पैदा कर लिया था। ये कोई ख़ास बात नहीं बेगम। नजमुद्दीन अय्यूब जैसे अपनी बात पर अड़ गए। ये अलूम तो तमाम उमरा हासिल करते हैं, लेकिन इस तरह के इल्म सिर्फ जहन में जिला पैदा करते हैं और फिक्र में रिफ़त और बुलंदी का सबब बनते हैं। उनका ताल्लुक हुक्मरानी और जहांबानी से बहुत कम होता है। आप तो ज़िदिया गए हैं। बेगम नजमुद्दीन ने मुंह बना लिया। क्या सलाहुद्दीन को सैरो शिकार का शौक नहीं? वो भी दूसरे अमीरजादों के साथ अक्सर शिकार पर जाता है। शिकारी कुत्तों और बाजों से उसे भी दिलचस्पी है, लेकिन वो उन जानवरों और परिंदों को सिर्फ शिकार के वक्त काम में लाता है, उन्हें पाल के चिड़ियाघर नहीं खोलता। नजमुद्दीन ने बेगम के अंदाज में तलखी महसूस की तो फौरन बात पलट दी। मैं ये कब कहता हूं कि वो घर घुसा बैठा रहता है। सैरो शिकार के अलावा तीर अंदाजी और शमशीर जनी में भी वो अपने भाइयों से बहुत आगे है। ये और बात है कि उसके मिजाज में गोशा नशीनी का शाइबा ज्यादा मौजूद है। मैंने उसे अक्सर इब्ने अबी अरसून के वाज में देखा है। वहां जाने से सलाहुद्दीन कभी नागा नहीं करता। बेगम ने तहम्मुल से कहा, मस्जिद उमैया
ابن ابی ارسون کے درس سے ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ ان کے واعظ اور تقریریں انسانی مزاج میں نرمی اور حلم پیدا کرتی ہیں، انسان میں خود اعتمادی اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں بیگم، نجم الدین نے فوراً تائید کی۔ حلم اور خود اعتمادی کے ساتھ اگر جوان نسل میں اور خصوصاً امیر زادوں میں جرت اور شجاعت پیدا ہو جائے تو وہ انسان کامل بننے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ صلاح الدین میں سب کچھ موجود ہے، لیکن میدان جنگ کا عملی تجربہ دراصل خون میں گرمی اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ بیگم نے شوہر کو گھور کر دیکھا، تو پھر صلاح الدین کو اپنے بھائی شیرکو کے حوالے کر دیجئے تاکہ روزانہ بازاری شرپسندوں سے سر پھٹول کر کے جرت اور شجاعت کا تاج سر پر رکھ لے۔ بیگم کی یہ بات نجم الدین ایوب کے دل پر جیسے لگ گئی۔ قلعہ تقرید کے دوران شیرکو کو ایک شریف زادی کو گنڈوں سے بچاتے بچاتے ایک شخص کو قتل کرنا پڑا تھا۔ اس قتل کا بڑا چرچا ہوا تھا اور اسی کو بہانہ بنا کر نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کو قلعہ تقرید سے کھڑے کھڑے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ لیکن شیرکو نے درجنوں گنڈوں کا جس طرح مقابلہ کیا تھا، اس نے نجم الدین کی نظروں میں شیرکو کی عزت دگنی کر دی تھی۔ ہرچند کہ اسے قلعہ بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا کہ شیرکو واقعی شیرکو اور مرد میدان ہے۔ بیگم نے شیرکو کے حوالے سے اس پر بڑا گہرا طنز کیا تھا، لیکن نجم الدین نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ صلاح الدین کو عملی تربیت کے لیے شیرکو کے حوالے کر دے گا۔ نجم الدین ایوب کے خاندان اور قبیلے کے لیے عجیب عجیب روایتیں مشہور ہیں۔ انسان جب تک گمنامی کے عالم میں رہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر وہ کسی سہارے سے ابھر کر سامنے آ جائے تو لوگ اس کے قبیلے اور خاندان کے تانے بانے کھینچ کھانچ کے مشہور قبیلوں سے ملا دیتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق کسی قبیلے سے نہیں ملتا تو خود اس کے قبیلے کو اس قدر مشہور اور عظیم قبیلہ ثابت کرتے ہیں کہ سننے والے خام خواہ مروب ہو جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوب بھی ان خوش قسمت مشاہیر میں سے ہے جس کا خاندان گمنامی کی دبیز تہوں میں سے اس تیزی سے ابھر کر روشنی میں آیا کہ اس کی ذات خود ایک نور کا مینار بن گئی۔ اور جہاں تک صلیبی جنگوں کا تعلق ہے، اگر صلاح الدین جو فرنگیوں کی تاریخ میں صلاح الدین کے نام سے معروف اور مشہور ہے کہ نام کو ان جنگوں سے نکال دیا جائے تو اس دور کی نصف تاریخ تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ اگر ہم عقیدت کا خول اپنے ذہنوں سے اتار دیں اور پھر تاریخ کے جھروکوں میں نظریں ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ صلاح الدین کا دادا شادی خان نہ تو عربی النسل تھا اور نہ ترکی، بلکہ کردوں کے ایک قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ روادیہ ایک کرد قبیلہ تھا جس کا مسکن آرمینیا تھا۔ کرد قبائل آج بھی موجود ہیں، لیکن ان بدقسمتوں کا نہ گھر ہے اور نہ در۔ ایرانی سرحد، عراقی سرحد، ترکی اور جنوبی روس کے اکثر سرحدوں پر یہ قبائل آج بھی اپنی زندگی اور وجود کا ثبوت دینے کے لیے ان بڑی طاقتوں سے اکثر نبرد آزما رہتے ہیں، مگر انہیں کوئی قبول نہیں کرتا اور ان کی خانمہ بربادی بڑھتی جا رہی ہے۔ صلاح الدین کا باپ نجم الدین ایوب آرمینیا میں داوین کے قریب ادجانا کان کے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ کرد قبائل زمانہ قدیم سے ایشیائی کوچک کے پہاڑی سلسلے میں آباد ہیں۔ یہ سرکش اور خانہ بدوش قوم قبائلی طرز زندگی کے مالک ہیں۔ مہمان نوازی، جام بازی، بہادری اور عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں یہ زمانہ جاہلیت کے عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن سے ناآشنا اور غیر قوموں کے لیے ناقابل تسخیر چلے آ رہے تھے۔ غیر مہذب ہونے کے باوجود ان میں شجاعت کا ایسا جوہر تھا جس نے آگے چل کر صلاح الدین جیسا مجاہد اور شجاع انسان پیدا کیا۔ صلاح الدین کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کا خاندان داوین کے مشہور ترین اور معزز ترین خاندانوں میں سے تھا۔ اس میں صلاح الدین کے سوانح نگاروں کی عقیدت کو زیادہ دخل ہے۔ اگر بالفرض اس کا خاندان داوین کا معزز اور مشہور خاندان تھا تو سوال یہ ہے کہ داوین کی کیا حیثیت تھی؟ دراصل صلاح الدین کی شہرت سے لوگوں کو داوین کا نام معلوم ہوا اور داوین نے صلاح الدین کو کوئی شہرت نہیں بخشی۔ داوین، جس کا پرانا نام دابل ہے، 10ویں صدی عیسوی میں وسطی یا شمالی آرمینیا کا دارالحکومت تھا۔ اس کے باشندے زیادہ تر عیسائی تھے اور انہی کمبلوں اور کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ ان کمبلوں اور کپڑوں کو یہ لوگ کرمز کیڑوں سے رنگا کرتے تھے۔ ان کیڑوں کے نام پر ہی کرمزی رنگ کا نام پڑا ہے۔ ان میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن سرداری مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی اور ان کے زیر سایہ یہودی، مجوسی اور نصارہ آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن داوین پر جلد ہی زوال آ گیا اور اس کی جگہ ایک اور شہر نے شہرت پائی۔ یہ شہر بھی اسی علاقے میں پہلے ایک گاؤں تھا، مگر ترقی کرتے کرتے داوین کے بجائے اس علاقے کا دارالحکومت بن گیا۔ اس دور کے ایک مورخ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کے زیر سایہ اس علاقے میں مسجدیں اور گرجا ایک ساتھ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
صلاح الدین کے دادا شادی بن مروان کو کثیر الاولاد بیان کیا گیا ہے، لیکن سوائے نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے تاریخ میں کسی اور اولاد کا تفصیلی حال موجود نہیں۔ داوین پر زوال آیا تو شادی بن مروان کو اپنے بیٹوں کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ بغداد کی خلافت عباسیہ پر بھی اگرچہ زوال طاری تھا، لیکن عباسی خلیفہ بہادروں کے قدردان تھے اور ان کی قدر افزائی کرتے تھے۔ شادی بن مروان نے بغداد کا قصد کیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ بغداد میں اس کا کوئی شناسہ نہ تھا اور بغیر شناسائی یا سفارش کے خلیفہ کے دربار میں کسی ہمت افزائی کی توقع کرنا غلطی تھی۔ شادی اس فکر میں تھا اور بغداد سے آنے والے قافلوں سے دریافت حال رہتا تھا کہ ایک روز کارواں سرائے کا مالک خود شادی کے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر شادی بن مروان حیران رہ گیا۔ سرائے والے نے مسکرا کے کہا، شادی، تم مجھے دیکھ کر اس قدر متعجب کیوں ہوئے؟ فکر کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ہی ایک کام سے آیا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ تمہاری ایک مشکل آسان کرنے آیا ہوں۔ شادی شرمندہ سا ہو گیا۔ یہ بات نہیں بھائی، دراصل آج کل مجھ پر برا وقت ہے، اس لیے میں سائے سے بھی ڈر جاتا ہوں۔ بتاؤ میرے لیے کیا خبر ہے؟ میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میری سرائے آ کر بغداد کے قافلے والوں سے وہاں کے حالات دریافت کرتے ہو۔ سرائے والے نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید تم بغداد جانا چاہتے ہو۔ تم نے صحیح اندازہ لگایا دوست، شادی بن مروان نے اقبال کیا۔ تم جانتے ہو کہ میں کثیر الاولاد ہوں اور یہاں داوین کے حالات روز بروز بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کہیں اور جا کے قسمت آزمائی نہ کروں تو پھر اور کیا کروں؟ بغداد کی میں نے بہت تعریف سنی ہے، کیا وہاں کوئی تمہارا جاننے والا ہے؟ سرائے والے نے جواب دیا، بغداد میں تو نہیں، لیکن وہیں قریب ہی ہمارے داوین کا ایک شخص موجود ہے جسے اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ اگر اس کے پاس چلے جاؤ تو یقین ہے کہ تمہیں اور تمہارے لڑکوں کو وہ ضرور کسی اچھے کام پر لگا دے گا۔ یہ میں اس بھروسے پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے پاس کئی آدمی بھیجے اور اس نے انہیں فوراً کسی نہ کسی کام پر لگا دیا۔ شادی بن مروان نے بے چینی سے پوچھا، کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ مجھے کام پر لگا دے گا؟ کیوں نہیں بھائی، سرائے والے نے جواب دیا، مجھے اس پر بڑا اعتماد ہے، حالانکہ اس سے نہ میری دوستی ہے اور نہ رشتہ داری۔ جس وقت بہروز داوین میں تھا تو اکثر شام کے وقت میرے پاس آ بیٹھتا تھا۔ بہروز؟ شادی بن مروان چونک پڑا، ارے بہروز کہاں ہے، وہ تو میرا بڑا گہرا دوست ہے۔ سرائے والے نے اطمینان سے کہا، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، اب تو تمہیں ضرور وہاں جانا چاہیے۔ بہروز نے بڑی ترقی حاصل کی ہے، اس وقت وہ کسی سلجوقی سلطان کا وزیر یا داروغہ ہے۔ تم سیدھے اس کے پاس جاؤ، وہ بڑا یار باش اور دوست آدمی ہے، تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ بہروز اگرچہ یونانی نسل سے تھا، لیکن داوین میں اس نے بچپن اور جوانی کا کچھ زمانہ گزارا تھا۔ پھر وہ قسمت آزمائی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ بڑا جیدار اور ذہین تھا، بہت جلد سلجوقی شہزادوں کا اتالق بن گیا۔ سلجوقی دربار سے اسے جمال الدولہ کا خطاب ملا تھا۔ شادی نے جلدی جلدی تیاری کی اور پورے کنبے کو لے کر داوین کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ بہروز نے اپنے دوست اور ہم وطن کو خوش آمدید کہا اور کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھا۔ پھر جب جمال الدولہ بہروز کو بغداد کی شہنگی کا عہدہ ملا تو اس نے سلطان سے سفارش کر کے شادی بن مروان کو تقریت کے قلعے کا حاکم بنوا دیا۔ شادی خان زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا۔ اس کی وفات پر بہروز نے اظہار افسوس کے ساتھ تقریت کا قلعہ اس کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب کو عنایت کر دیا۔ یہ ہیں وہ تاریخی واقعات جن سے گزر کر صلاح الدین کا خاندان دمشق تک پہنچا تھا۔ نجم الدین نے فیصلہ تو کر ہی لیا تھا کہ وہ اب صلاح الدین کی خود تربیت کرنے کی بجائے شیرکو کے سپرد کر دے گا، لیکن اس کی بیگم نے جس انداز میں اس پر طنز کیا تھا اس کا اثر بھی وہ زائل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑی نرمی سے بیگم کو سمجھایا، بیگم، یہ درست ہے کہ شیرکو کی ایک جائز یا ناجائز حرکت کی وجہ سے ہمیں تقریت کا قلعہ چھوڑنا پڑا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم تقریت نہ چھوڑتے تو تقریت کی قلعہ داری ہماری تقدیر بن جاتی۔ یہ اس قلعے سے نکلنے کی برکت ہے کہ آج تم قلعہ دارنی سے گورنر دمشق کی بیگم کے درجے پر سرفراز ہو۔ رہا شیرکو کا مسئلہ تو وہ پہلے بھی شیرکو تھا اور اب بھی شیرکو ہے۔ وہ مرحوم امیر عماد الدین زنگی کا معتمد ترین اور عزیز ترین امیر تھا اور اب سلطان نور الدین زنگی نے اسے اطراف دمشق کا صوبے دار بنا کر اس کی سر بلندی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ شیرکو کی حسن تدبیر کا صلہ ہے کہ میں آج دمشق کا گورنر ہوں۔ کیا تم ان حقیقتوں سے انکار کر سکتی ہو؟ بیگم نجم الدین کس بات سے انکار کرتی؟ نجم الدین ایوب کی بیان کی ہوئی تفصیل کا حرف حقیقت پر مبنی تھا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، شیرکو واقعی شیر ہے، وہ زمین پر پیر مارے تو پانی نکل آتا ہے۔ بس نجم الدین خوش ہو گیا، زیادہ تعریف نہ کرو ورنہ نظر لگ جائے گی اسے۔
कहो तो सलाहुद्दीन को शिरकों की झोली में डाल दूं। क्या कहा? बेगम गुस्से से तन कर खड़ी हो गई। सलाहुद्दीन क्या किसी फकीर की औलाद है कि आप जिसकी चाहे झोली में डाल दें? मैंने सैकड़ों मुसीबतें काटी हैं, दिन का चैन और रातों की नींदें हराम की हैं, तब जाके मेरा चांद 16 साल का हुआ है। अब उसकी खुशियां देखने का वक्त आया तो आप उसे अपने भाई के हवाले कर देना चाहते हैं? हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना बेगम, बिल्कुल नहीं। नजमुद्दीन के पैरों से जमीन निकल गई। मैं भला कौन होता हूं बेटे को मां से जुदा करने वाला? वो अमीरजादा है, जिस तरफ से निकलता है देखने वालों की गर्दनें खम हो जाती हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी उससे खौफ खाते हैं। शाहसवारी हो के शमशीर जनी, तीरंदाजी हो के नेजाबाजी, सिपागरी के हर फन में वो ताक है। उससे कोई नहीं जीत सकता। किसी का घोड़ा उसके घोड़े से आगे नहीं निकल सकता। मुकाबिल के नेज़े और शमशीरें उसे तलवार बकफ देखकर झुक जाती हैं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो दमिश्क के गवर्नर का बेटा है। नजमुद्दीन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते होते अब शेर की चिंगाड़ बन गई थी। बेगम का गुस्सा हरन हो गया और नजमुद्दीन की गरज से उनके जिस्म पर लर्जा पैदा हो गया। ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे वो करें, बेगम ने भर्राई हुई आवाज में कहा। नहीं नहीं, उसे महल से ना निकलने दो। नजमुद्दीन अब तक तैश में भरा हुआ था। उसे किताबों का कीड़ा बन जाने दो। सर्फ व नहव, इल्म कलाम, इल्म फिक्र, हदीस व तफसीर, हर इल्म अपनी जगह दुरुस्त मुनासिब है, लेकिन किलादार के बेटे और गवर्नर की औलाद के हाथ में तलवार होना लाजमी होता है। तलवार चलाने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है। कब्जे के लिए ताकत चाहिए। बाकी तमाम अलूम हुक्मरानी के काम आते हैं। जाहिर है जब हुकूमत होगी तब ही हुक्मरानी की जा सकती है। बस अब खामोश भी हो जाइए, बेगम ने जिजबिज होके कहा। आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। सलाहुद्दीन आपका भी बेटा है, आप जिस तरह चाहें उसकी तरबियत कर सकते हैं। मैं किसी मामले में दखल नहीं दूंगी। बेगम ने बात खत्म करने के लिए हथियार डाल दिए। नजमुद्दीन अय्यूब आम बातों में बड़े हलीम और मुनकसिरुल मिजाज थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता था तो फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। बेगम ने उस वजह से बात ही खत्म कर दी। नजमुद्दीन अब क्या बोलते। वो तेज नजरों से बेगम को देखते हुए वापस चले गए। बेगम की इतनी हिम्मत भी ना हुई कि वो कम अज कम ये तो पूछ लेती कि आखिर उस वक्त वो अचानक क्यों आए थे, लेकिन उन्हें रोकने की उन्होंने कोशिश ना की। नजमुद्दीन अय्यूब चले गए तो दरियाफ्त और उसकी माँ की जान में जान आई। वो उस नोक झोंक के दौरान इस तरह खामोश थी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया था, और उसी में उनकी बेहतरी भी थी।